डालेंगे प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 4, दोनों ही बुक में चैप्टर नंबर 4 है। मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, जो हमारी प्रोसेस है ना ये 5 है और जो बेसिस है ना ये 2 है, बस ये याद रखना। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा फ्रॉम द इनिशिएशन टू द फाइनल स्टेप। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले होता है हमारा फर्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हमने कोई भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा सेकेंड स्टेप आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। जब हमने वाउचर प्रिपेयर कर दिया तो उसके बाद हम थर्ड स्टेप में इन सबको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात की तो हमारे माइंड में एक सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जनरल। जनरल को नाम क्या दिया था हमने? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद कैश बुक को नाम क्या दिया था हमने? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वही तो था, सब ओरिजिनल एंट्रीज ही तो है जहां पे हम सारा सबसे पहले जाके डेटा को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम वाउचर्स। तो फोर्थ स्टेप बन जाता है हमारा पोस्टिंग इनटू लेजर, ठीक है। एंड लास्ट में होता है हमारा फिफ्थ स्टेप प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है हमारा प्रोसेस। तो समझते हैं, देखो सबसे पहले अभी तक जब हमने अकाउंट स्टार्ट किया तो सबसे पहले बात यही आई थी, हम रिकॉर्ड क्या करेंगे जब तक हमें पता नहीं होगा ट्रांजैक्शन क्या है। और ट्रांजैक्शन होती क्या है? ट्रांजैक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को बदल देती है। ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं है, गुड्स से आने वाला पैसा जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप बताना। ये है आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको लगी है भूख, तो यहां पे है डोमिनोज, ठीक है। आपने यहां फोन किया, ट्रिन ट्रिन, उन्होंने उठाया, हां जी। आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया ऑफ ₹500, फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर कर दिया विद एक्स्ट्रा चीज बस कर दिया। इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने इनको ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ठीक है। तो यहां से इनके पास क्या फ्लो हुआ? आपसे इनके पास क्या गया? पैसा। तो पैसा मतलब बैंक में आया, यस और नो? तो एक तरीके से इनके पास कैश इंक्रीज हुआ। तो कैश मेरा क्या है? एसेट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपीस। कितनी है आपकी वैल्यू? मैं आपको 1 लाख रुपीस और दे दूं तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 लाख होगी। आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंप्रूव हुई या वर्स हुई? इंप्रूव। तो एक ट्रांजैक्शन वो है जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव कर देती है। और वो कब हो सकता है? जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। और आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, याद है? ठीक है, तो बस फिर वही तो है, इसलिए रिलेट होता है हमारा अकाउंट्स सबसे। अब कहीं भी मिक्स हो जाते हैं, जाके घुल जाते हैं यार। तो ये है मेरी सबसे पहले कि मैंने पहले ये चेक किया क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई है जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट कर रही है। हां जी है, हुई है। तो हुई है तो उसके लिए एक वाउचर बना दो कि भैया देने वाला पैसा कौन है, लेने वाला पैसा कौन है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कौन सी डेट को इन्वॉल्व है, साइन कर दो। उसे बोलते हैं वाउचर। वाउचर पहला डॉक्यूमेंट है जो क्रिएट किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। इस वाउचर से ही हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जो आपको ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री में मिलती थी ना, वो वाउचर के थ्रू मिलती थी। आई बात समझ में? तो वाउचर से हमने जनरल बनाई, कैश बुक बनाई, सब्सिडरी बुक्स बनाई, और वहां से हम पोस्ट करते हैं उसको लेजर में। लेजर क्या होता है? टी शेप अकाउंट, जिसकी एक साइड पे डेबिट होता है, दूसरी साइड पे क्रेडिट होता है, ठीक है। और इस लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई बात समझ में? आपकी बुक में इस 5 स्टेप्स में दिया हो, होते ही जनरली 6th स्टेप है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्होंने साथ दिया हुआ तो कोई बात। आई बात समझ में? एक और बात बताऊं, आपको बस पता होना चाहिए, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बेसिस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। अब मैं आपसे बोल रहा हूं 3 मार्क्स में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको 5 स्टेप याद है? फर्स्ट, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ लेजर यानी पोस्टिंग इट टू लेजर, एंड फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप क्या इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो? हां जी लिख सकते हो, बस इतना आपको आना चाहिए। तो चलिए एक एक स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, लिखेंगे अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर मॉनेटरी इन नेचर। जो मॉनेटरी टर्म्स में है
उन्हें हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन से डील करती है जो मॉनेटरी नेचर की है। आगे लिखेंगे, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन it is necessary that these transactions are evidenced by supporting documents such as purchase invoice, sales invoice, checkbook, etc. ठीक है। थर्ड पॉइंट, a document which provide evidence of the transaction is called source document. उसे ही हम बोलते हैं source document। कह रहे वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांजैक्शन, उसे हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। आई बात समझ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल, या आप बोल सकते हो और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही वाउचर्स बना रहे हो और वाउचर से आप क्या कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन विच स्पेसिफाइज विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है। यही वाउचर आपको बताते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लिखेंगे, द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम वाउचर्स कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम बात करते हैं जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक। फोर्थ, पोस्टिंग टू लेजर। In accounting, all entries recorded in journal or subsidiary book will be transferred to respective accounts called ledger. A ledger is the principal book of accounts in which all transactions ultimately find their place in classified form। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये लास्ट लाइन लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। ठीक है। सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड की जाती है। लास्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है, ए ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस of ledger accounts to check the arithmetical accuracy of posting and balancing of ledger accounts. Trial balance provides the basis for preparation of financial statement, namely trading and P&L account and balance sheet. मेन क्या कह रहा है देखना, लास्ट पॉइंट में आपको थोड़ा समझने की जरूरत। कह रहा है ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, इज अ स्टेटमेंट। उसको जो बनाते हैं तो उसमें दो साइड होती है, दो चीजें होती है, वन इज द डेबिट पार्ट एंड द अदर वन इज द क्रेडिट पार्ट। दोनों चीजें होती हैं। आपने अगर पढ़ा था तो याद होगा, हमारा आइटम होते हैं पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। जो कि आपको और कुछ नहीं, ट्रायल बैलेंस हम किसी चीज के लिए नहीं बना रहे, बस चेक करने के लिए कि जो हमारे लेजर्स बने थे वो सही पोस्ट हुए थे, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। अगर वो बैलेंस हो गया तो इसका मतलब हमारे सारे लेजर सही हैं। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस ही हमें प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई बात समझ में। और हमने आपको ऊपर बताया कि लेजर है क्या, लेजर कुछ नहीं है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, जनरल से या फिर हमारी सब्सिडरी बुक से, जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, उससे हर ट्रांजैक्शन को रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम लेजर बोलते हैं। आई बात समझे। और लेजर का जो मेन की पॉइंट है, सेंटर लाइन कर लेना, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये क्या है, जैसे हमारी जनरल क्या है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ये लेजर है हमारी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, जिससे हम सारी ट्रांजैक्शन जहां में चाहिए वो मिल जाती है। वो अल्टीमेटली हम हर ट्रांजैक्शन को लेजर में ही ढूंढते हैं। तो अब याद करो, जब हम बनाते थे जनरल तो एक कॉलम बनाते थे LF, दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। हम लेजर के नंबर डालते हैं कि भाई हमारी ट्रांजैक्शन कौन से नंबर ऑफ लेजर में मिल जाएगी हमें, इसलिए हम बनाते थे लेजर। ठीक है। तो सारे सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उसे वन अकाउंट में, वन प्लेस डालते हैं, जिसे हम लेजर बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये थे मेरे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग।
समझ आ गया? अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, पहले मुझे एक बात बताओ। जस्ट टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो कितना आ रहा है, लॉस आ रहा है तो कितना आ रहा है। बेसिकली हमारे बिजनेस का मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। सो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसीलिए डिपेंडेंट है दो मेथड्स पे जिससे हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? तो लिखेंगे प्लीज, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन the profit or loss of business at the end of accounting period। और हमारा accounting period तो आप जानते हो क्या होता है? 1 April to 31 March। There are two bases of ascertaining profit or loss। First cash basis, second accrual basis। दो बेसिस को आप समझना है। वैसा में हेडिंग डालेंगे कैश बेसिस। फर्स्ट कैश बेसिस, अंडर दिस बेसिस incomes are not recorded unless they are received in cash। Similarly, expenses are not recorded until they are paid in cash। ठीक है? Basically, credit transactions are not recorded at all until cash is actually received or paid। ठीक है जी। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, दिस बेसिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइज द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट्स ऑफ मैनी। आपको याद है हमने प्रूडेंस अप्रोच पढ़ी थी, कंजर्वेटिज्म जिसे बोलते हैं, हम लॉसेस को रिकॉर्ड कर देते थे। ठीक है, वही सब चीजें। तो कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट होती है, लोगों को लगता है जब तक पैसा नहीं मिला तब तक हमारी कोई इनकम नहीं हुई, उस वे में बोला मैंने। Second, it does not require the use of estimates and personal judgment। ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए नहीं। देखो याद करो, हमने एक प्रिंसिपल और पढ़ा था जिसमें हमने बोला था ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट पढ़ा था कि यार वहां पे एक अकाउंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी पे भी फर्क आता है। वो चाहे तो अपने पर्सनल बायसनेस निकाल सकता है। तो यहां पे तो चाहिए नहीं, कैश आया रिकॉर्ड किया, कैश गया रिकॉर्ड कर दिया, बात खत्म हो गई। ये एडवांटेज है। हाँ करता तो वही है, बट आया तो रिकॉर्ड कर दिया ना, कुछ छुपा तो नहीं सकता था ना, इसलिए। थर्ड, इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। यहां पे काम ही सिर्फ कैश का होता है। लोग बोलते हैं ना, कई आप शॉप्स पे गए होगे, छोटे शॉप्स पे लिखा होता है उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। ठीक है, कस्टमर भगवान है और भगवान उधार मांगते ही अच्छे नहीं लगते। ठीक है, आई बात समझ में? तो वो वहां पे क्रेडिट का काम ही नहीं है, तो वहां पे सारी ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे ही होती है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। लिखेंगे डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया तो फेयर व्यू तो मिलेगा ही नहीं। सेकंड, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था? रेवेन्यू के अगेंस्ट एक्सपेंसेस डाल दो, बट मान लो रेवेन्यू हो गया कैश में तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, पर एक्सपेंस उससे रिलेटेड मान लो क्रेडिट में हुआ तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड, देयर इज a major chance of मैन्युपुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें प्रॉफिट और लॉस को मैन्युपुलेट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड फोर्थ, कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। कंपनीज एक्ट 2013 इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, मतलब इसको तवज्जो नहीं देता। कंपनीज एक्ट में कैश बेसिस कोई बेसिस होता ही नहीं है। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखा था। कैश बेसिस कहता था कि हम इनकम और एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करेंगे जब कैश या तो मिल गया या हमने पे कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? यानी उस बेसिस पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, तो हमने उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। एडवांटेजेस में हमने बात की थी कि वो सिंपल है, रियलिस्टिक है। ठीक है, डिसएडवांटेज में हमने बात की थी कि यार वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करता तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें की थी। तो आज हम सेम बात करेंगे फॉर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लिखेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स incomes when they are earned or accrued irrespective of the fact whether cash is received or not. Similarly, expenses are recorded when they are incurred or become due.
समझते हैं पहले इस डेफिनेशन। कुछ वर्ड्स आते हैं इसमें। क्या कह रहा है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनकम व्हेन दे आर अर्न्ड, फर्स्ट वर्ड इज अर्न्ड, और एक्रूड, सेकंड वर्ड इज एक्रूड। क्या है इसका मतलब? अर्न्ड का मतलब एक्चुअली में हमने अर्न कर ली और हमें साथ साथ मिल भी गई, ठीक है। सेकंड कह रहा है एक्रूड, कि हमने अपना काम कर दिया, पैसे नहीं मिले कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया कंप्लीट जुलाई में, आपने मुझे जुलाई की फीस नहीं दी, बट मेरी तरफ से तो काम डन, तो मैं अपनी बुक्स में कर दूंगा कि मेरी इनकम तो आ गई, आएगी, मुझे मिलनी ही मिलनी है, मेरी इनकम ड्यू हो गई। तो इनकम ड्यू के लिए हम यूज कर देते हैं एक्रूड। आई बात समझ में? बेटा एक बात बताओ, मम्मी टी शर्ट्स डिलीवरी कराती होगी कस्टमर के पास, कुछ कस्टमर्स होते होंगे कैश ऑन डिलीवरी करते होंगे, होते ना। तो मम्मी ने जब यहां से टी शर्ट भेज दी कस्टमर के पास, तो मम्मी ने तो अपनी सेल रिकॉर्ड कर दी, अभी कैश तो नहीं मिला है, हो गया। तो मम्मी के लिए तो क्या हो गई? इनकम ड्यू हो चुकी है ना, मम्मी ने तो मान लिया मेरी तो सेल पक्की, दैट इज कॉल्ड एक्रूड। आई बात समझ में? और दूसरा कस्टमर है जो सीधा ही यूपीआई कर देता है, तो मम्मी के अकाउंट में सीधा पैसा आ गया, दैट इज अर्न्ड। इनकम अर्न्ड और एक्रूड, दोनों केस में हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एक्रूअल बेसिस में साथ साथ। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, थर्ड वर्ड इज इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब मैंने खर्चा कर दिया। तुमने बोला सर पार्टी दो, ठीक है, मैंने क्या चाहिए? सर कोल्ड ड्रिंक पिला, मनी को भेजा, मैंने कहा मनी आज जाके कोल्ड ड्रिंक लिया, मनी लेके गया मुझसे 100 रुपए, कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया, मेरा एक्सपेंस है, मैंने पे कर दिया, यानी मैंने इनकर कर दिया। अब मनी आया कि सर कोल्ड ड्रिंक ला दी, मैंने कहा मैंने उसको पैसे ही नहीं दिए, उसको लगा सर कह रहे क्लास के बाद दे दूंगा, अभी लिखवा देता हूं उसके पास, ठीक है। अब ये एक्सपेंस ड्यू हो गया, कल वो मुझसे मांगेगा, एक्सपेंस तो मेरा आज हो गया, एक्सपेंस ड्यू हो गया। या फिर और बताता हूं, पूरे मंथ आपके घर पे बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल आता है, तो आपने जब लाइट को यूज किया उसके बेसिस पे ही बिल आएगा, तो आपने पूरे मंथ जितना कंजम्पशन किया उसके अकॉर्डिंग आपको बिल मिलेगा। बिल की पेमेंट होती है 20 डेज बाद, 30 डेज बाद, पर आपका एक्सपेंस तो आज ड्यू हो गया ना, तो आप पे तो करना ही है ना। एक्रूअल बेसिस कहता है चाहे आपने पे कर दिया या ड्यू हो गया, पे करना है, रिकॉर्ड कर दो। तो फोर्थ वर्ड इज बिकम ड्यू, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखेंगे एडवांटेजेस। फर्स्ट, इट डिस्क्लोज ट्रू, देखो जो उसका डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। सेकंड, वहां पे वो मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता था, ये करता है, इट फॉलोज मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट। थर्ड, वहां पे उसको कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता था, इसको करता है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो अब डिसएडवांटेज देखते हैं। जो उसके एडवांटेज थे इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे। वो सिंपल था, ये सिंपल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस। वहां पे हमने पढ़ा था, वहां पे एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्या होती है? इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स, पर्सनल जजमेंट्स। बिल की पेमेंट होती है 20 डेज बाद, 30 डेज बाद, पर आपका एक्सपेंस तो आज ड्यू हो गया ना, तो आप पे तो करना ही है ना। एक्रूअल बेसिस कहता है चाहे आपने पे कर दिया या ड्यू हो गया, पे करना है, रिकॉर्ड कर दो। तो फोर्थ वर्ड इज बिकम ड्यू, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखेंगे एडवांटेजेस। फर्स्ट, इट डिस्क्लोज ट्रू, देखो जो उसका डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। सेकंड, वहां पे वो मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता था, ये करता है, इट फॉलोज मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट। थर्ड, वहां पे उसको कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता था, इसको करता है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो अब डिसएडवांटेज देखते हैं। जो उसके एडवांटेज थे इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे। वो सिंपल था, ये सिंपल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस। वहां पे हमने पढ़ा था, वहां पे एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्या होती है? इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स, पर्सनल जजमेंट्स।